हमने जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके अमल दरामद की रफ्तार को एग्जामिन किया और जहाँ जहाँ लैंड इश्यूज की दिक्कत आई मुश्किल यार कुर्सी लगाएं या मैं बात बंद कर देता हूँ। मुल्तान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्रेस ली एडीपी के मंसूबों की, तहसील सदर के मंसूबों की प्रोग्रेस ली और तहसील सदर के जो हैं हमारे चीफ ऑफिसर उनसे गुजारिश की कि उनकी कारकर्दगी हमें गैर तसल्ली बख्श दिखाई दी। उनसे गुजारिश की, वो नए आए हैं, हमने उनसे गिला नहीं किया, वो कहते हैं मुझे 1 महीना हुआ आया हुए। हमने उनसे गुजारिश की कि आप अगली मीटिंग में जो आपकी यूटिलाइजेशन पोजीशन है उसके बारे में अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाएं। शुजाबाद वाले सीईओ ने अपनी पेश की, वो कदरे बेहतर थी और जलालपुर को भी रिव्यू किया। सदर में हमें मुश्किलात आई, हमने उनकी बात की। दूसरी जो बड़ी मुश्किल हमें आ रही है वो आ रही है मुल्तान कॉरपोरेशन में। आज हमने फैसला किया है जिसपे सारे एमएनएज मुल्तान के और एमपीएस जो कॉरपोरेशन की हदूद में आते हैं कि हम स्पेशल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करें कमिश्नर साहब से कि कमिश्नर साहब नॉट बस एज कमिश्नर, एज एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान कॉरपोरेशन उनकी जिम्मेदारी ठहरती है कि कॉरपोरेशन के मामलात में जो मुंतखब नुमाइंदगान की मुश्किलात हैं वो उनके साथ रूबरू मुलाकात करके उन मुश्किलात का हल पेश करें और उनको हम दूर करें ताकि शहर की बेहतरी हो सके। तो इंशाअल्लाह उनसे हम एक अलहदा नशिस्त का इरादा रखते हैं। हमने उनके एहतराम को सामने रखते हुए फैसला किया कि हम उनको यहाँ नहीं, हम उनके पास चले जाएंगे। हम तो मुंतखब लोग हैं भाई, हम तो दरवाज़ा दरवाज़ा फिरने के आदी हैं जी, हम तो हर चौक पे जाने के आदी हैं, हर थड़े पे बैठने के आदी हैं। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी है वो, खैर वो तो हमने बड़ी देखी हुई है, लेकिन हम उस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। हम चल के जाएंगे, उनके पास जाने को तैयार हैं पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। और उनसे दरख्वास्त करेंगे अपने कमेटी रूम में कॉरपोरेशन के मामलात में एक मीटिंग रखें, क्योंकि कॉरपोरेशन के मामलात में मुल्तान में सीरियस इशू सामने आ रहे हैं। सीरियस, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीरियस, मैंने 3 दफ़ा इस्तेमाल किया है, सीरियस इश्यूज वो सामने आ रहे हैं। हम उनसे रहनुमाई भी चाहेंगे, हम उनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद भी होना चाहेंगे और हम उनकी खिदमत में तजावीज़ भी पेश करना चाहेंगे ताकि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकें। अगली चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप मुल्तान का मीडिया पूरी जनूबी पंजाब पे नज़र रखता है कि अल्लाह के फजल व करम से हमारी गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब के लिए एक और तोहफ़ा पेश किया है, और वो ये है कि जनूबी पंजाब के सारिफीन के लिए हमने 4G फैसिलिटी के लिए 4G नहीं है जनूबी पंजाब में, चंद जगहों पे है, सारे में नहीं है, देहातों में नहीं है, मदाफियात में नहीं है। आप देरा गाजी खान चले जाएं, उच्च चले जाएं, आपको नज़र नहीं आएगी। हमने 4G फैसिलिटी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को ले करने का, ब्रॉडबैंड और 4G का फैसला किया है। उसके लिए जनूबी पंजाब के 28 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं और इस पर लागत आएगी 6 अरब 47 करोड़। ये 6 अरब 47 करोड़ का पैकेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने जिसको अप्रूवल दी है और इसके लिए फंड मुख्तस किए गए हैं और इसका हम आगाज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे पूरा जनूबी पंजाब
مستفید ہوگا, جو آن لائن لرننگ کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, اور لوگوں کی ایکسیس بڑھ جائے گی, میڈیا کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. اچھا, اس میں کچھ ایریاز ہیں جو انسروڈ ہیں, جہاں یہ فیسلٹی ہے ہی نہیں, انسروڈ ایریاز میں پہنچ جائیں گے. کچھ ایریاز ہیں جو انڈر سروڈ ہیں, یعنی کہ فیسلٹی ہے لیکن 3G لیول کی ہے, 4G یا 2G لیول کی ہے, 4G لیول کی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2G میں اور 3G میں اور 4G میں کتنا سپیڈ کا اور رسائی کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے, آپ ماہرین ہیں اس چیز کے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی جس کا معاہدہ ہوا ہے. وہ معاہدے میں موجود تھا جو ہم نے سائن کیا ہے. میں شکر گزار ہوں امین الحق صاحب کا, جو ہمارے منسٹر آئی ٹی ہیں, کہ انہوں نے مجھے, زین قریشی صاحب کو بھی عزت بخشی, ہمیں بلایا اور ہمارے سامنے یہ انہوں نے ذمہ داری بھی سونپی اور معاہدے کا جو سائننگ سرمنی ہے اس میں ہمیں شامل کیا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہے اس منصوبے کا انشاءاللہ ضلع ملتان سے اور خانیوال سے ہو رہا ہے. تو خانیوال اور ملتان میں امیجیٹلی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا, اور پھر بتدریج اگلے اضلاع میں یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ 28 پروجیکٹس ہیں اور 6 ارب 47 کروڑ کا منصوبہ ہے. تو یہ میں ملتان والے لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہ رہا تھا. اب بسم اللہ آپ کے کوئی سوالات. ملتان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں, پھر باقی کریں گے. آپ نے پہلے 2 میٹنگز کی ہیں اور آپ نے سارے ڈیز کو عید تک کا مہلت دی, کیا اس کو بھی ریویو کیا گیا ہے؟ جی ہم نے جی میں عرض کروں, بالکل کہا. ہم نے ڈوگر صاحب آج موجود تھے جو ہمارے سالڈ ویسٹ کے ذمہ دار ہیں, اور ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں, عید کا آگے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور یہ بقرہ عید ہے, تو اس پہ تو شہر میں بہت بڑا پریشر اضافی آ جاتا ہے, ہر سال آتا ہے. تو اس پہ انہوں نے ہمیں پوری اشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ وہ شہر کی بہتری میں کام کریں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ پہلے دیکھیں, یہ ڈسٹرکٹ لیول کی میٹنگ ہے. ایک منٹ سن لیں سر, میں عرض سنیں نا جی, میری عرض سن لیں نا. میں آپ سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. یہ ہم نے میٹنگز جو رکھی ہیں یہ پنجاب کے 36 اضلاع میں ہر ضلع کی میٹنگ ہے. کمشنر کے نیچے ایک ضلع نہیں آتا, کمشنر کے نیچے کئی ضلع آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کمشنر ملتان ہیں, وہ خانیوال کے بھی ہیں, ملتان کے بھی ہیں, لودرا کے بھی ہیں, وہاڑی کے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان ضلعوں کے انچارج ڈپٹی کمشنرز ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں. ڈپٹی کمشنر سیکرٹری ہیں کمیٹی کے, اور پارلیمنٹیرینز ممبرز ہیں, اور ایک ان کے جو ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں چیئرمین ہیں. جیسے ملتان کا مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, ٹھیک. کمشنر صاحب سے جب میٹنگ کر رہے ہیں وہ بحیثیت کمشنر نہیں کر رہے, ہم کمشنر صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ملتان کارپوریشن کو. ان کو یہ اضافی ذمہ داری دی گئی ہے, اور اس اضافی ذمہ داری سے ہم ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. ایک منٹ سر, ایک منٹ. جی پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں, اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ انگیج ہے کہ نہیں. پاکستان کے ساتھ سر 3 نشستیں ہو چکی ہیں, 3 نشستیں ہو چکی ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بالکل انگیجمنٹ ہے. جو ان کے دوحہ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, پاکستان نے فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کیا ہے. پاکستان پیس پروسیس کو پش کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. پاکستان کا رول آج پوری دنیا اس کا ایکنالج کر رہی ہے, اعتراف کر رہی ہے, اس کو سراہ رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے, کل افغانستان کی تازہ صورتحال کو جانچنے کے لیے میرا امریکہ کے وزیر خارجہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, سیکرٹری بلنکن کے ساتھ کل میری لمبی گفتگو ہوئی ہے, اور میں نے ان کا انپٹ لیا بھی ہے. ان کی کنسرنز جو تھی انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں, اور پاکستان کی جو کارکردگی ہے, پاکستان کا جو رول ہے, میں نے ان کی خدمت میں بڑا واضح الفاظ میں پیش کیا ہے. میں نے پچھلے دنوں میں, ان 2 دنوں میں
نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن فارن ریلیشنز ان کو بھی بریف کیا ہے افغانستان کی صورتحال پر. اور کل میں نے سینٹ کی جو کمیٹی ہے آن فارن افیئرز ان کو بھی ایک مفصل بریفنگ دی ہے جس میں میں بھی موجود تھا, ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معیز یوسف صاحب بھی موجود تھے, اور موضوع جو زیر بحث تھا وہ افغانستان تھا کہ افغانستان کی چیلنجز کیا ہیں, ہم کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں, انخلا کہاں تک ہو چکا ہے, آگے ان کا پلان کیا ہے. اور ہم نے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دی ہے, جو لیٹسٹ سپیچ ہے جو صدر بائیڈن نے ابھی حال ہی میں دی ہے, اس سپیچ کے جو مین نکتے ہیں جو انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, اپنے آبجیکٹیوز کے بارے میں اظہار کیا, فیوچرسٹک ان کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو اظہار کیا, میں نے کمیٹی کو اس پر بھی اعتماد میں لیا. انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ہم نے ایک نشست کی تھی جس پہ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا, جس میں اسپیشل انوائٹیز بھی تھے, اور جس میں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے آن نیشنل سیکورٹی ان کے ممبران کو, ڈیفنس کمیٹی کے ممبران کو مدعو کیا گیا تھا. 8 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی تھی, اور ایک ہی آئٹم آن ایجنڈا جو تھا ڈسکس ہوا تھا وہ تھا افغانستان کی صورتحال. آرمی چیف جنرل باجوہ اس میں تشریف فرما تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض احمد اس میں موجود تھے, اور انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی. اس پریزنٹیشن پہ پارلیمنٹیرینز نے سوال جواب کیے, سوال اٹھائے, انہوں نے جواب دیے, اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ملک کے منتخب نمائندگان کو اعتماد میں لینا, ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا, اور نیشنل اسٹریٹجی کے لیے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا. ٹھیک, اس کے بارے میں ہم نے پیش رفت ہوئی ہے. انشاءاللہ خیال ہے کہ ایک اور نشست درکار ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. سر طالبان افغانستان پر جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 2 ہفتے میں پورا جو ہے نا کور کر لیں گے, اگر وہ کر لیتے ہیں کیا پاکستان کی حکومت ان کی حکومت کو تسلیم کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے یہ مفروضہ ہے, یہ اس پہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہماری اس وقت کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کریں. کس کے ساتھ انگیج کریں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, ہم طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے اور کر رہے ہیں. ہم افغانستان کی جو منتخب حکومت کے نمائندگان ہیں صدر اشرف غنی کے, اور ان سے بھی رابطے میں ہیں. میں نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے, زبانی بھی دی ہے, ان رائٹنگ بھی دی ہے. میں ان کا منتظر ہوں, اور ان نے مجھ سے ترکی میں کہا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے, میں ان کا منتظر ہوں, ان کا نقطہ نظر بھی سنیں گے. اور ہم نے جو ناردرن لیڈرز ہیں افغانستان کے, جو سابقہ ناردرن الائنس جس کو آپ کہتے تھے, ان ناردرن لیڈرز کو بھی ہم مدعو کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کے تمام جو صاحبان ہیں, جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں, ان کو ہم یکجا کریں اور ان سے گزارش کریں کہ دیرپا حل کی طرف بڑھیں. اور دیرپا حل ہماری رائے میں ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, بزور بازو قبضہ مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کسی سول وار کا شکار ہو جائے. افغانستان نے بڑی تکلیف دیکھی ہے, بڑی وہاں خون خرابہ ہوا ہے, اور 90 کی دہائی میں ہم نہیں لوٹنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کا افغانستان جو ہے وہ پرامن ہو, اس میں استحکام ہو, اور افغانستان کے امن اور استحکام کے ذریعے پاکستان کو ریجنل کنیکٹیوٹی دستیاب ہو, جس کے ذریعے ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس تک رسائی حاصل کر سکیں فار ٹریڈ, انویسٹمنٹ اینڈ اکنامک انٹیگریشن. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا ڈپلومیٹک ریچ بھی بڑھایا ہے. پاکستان جتنے فورمز ہیں جس پہ افغانستان کے مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, چاہے وہ استنبول پروسیس ہے, چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہے, چاہے اپنا جو ٹروئکا ہے,
ट्रॉयका में अमेरिका है, उसमें रूस है, उसमें चीन है, उसमें पाकिस्तान है, चाहे ट्राइलैटरल मीटिंग्स हैं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान की, चाहे ट्राइलैटरल मीटिंग है तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की, वो मैंने की हैं और आइंदा करने का इरादा है इंशाअल्लाह। हम रीजनल पावर्स को भी हम इंगेज करने का इरादा रखते हैं और इंशाअल्लाह अलग सुबह मैं रवाना हो रहा हूँ ताजिकिस्तान के लिए। और ताजिकिस्तान में मैं, वो बॉर्डर करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी इश्यूज़ हैं, ख़दशात हैं, स्पिल ओवर, अगर हालात बिगड़ते हैं तो स्पिल ओवर ईरान की तरफ भी जा सकता है, स्पिल ओवर पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है, स्पिल ओवर ताजिकिस्तान की तरफ भी जा सकता है। तो मैं उनसे तबादला ख्याल के लिए ताजिकिस्तान जा रहा हूँ और ताजिकिस्तान के बाद इंशाअल्लाह उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ और वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लाएंगे उज़्बेकिस्तान, और हमारी वहाँ SCO की मीटिंग भी है, दीगर वज़राए ख़ारजा भी होंगे, जो समिट लेवल की मीटिंग है उसमें वज़ीर आज़म ख़ुद तशरीफ़ फरमा होंगे। तो हम एक होलिस्टिक व्यू लेंगे और हमारी कोशिश होगी कि रीजन की दीगर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको भी हम उनसे मशावरत भी करें और उन्हें एतमाद में भी लें। एक बात, अमेरिका को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर देने से इनकार किया है तो क्या आप समझते हैं रद्द-ए-अमल में कोई पाबंदियां अगर लगाई गई या कोई और अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, कोई नहीं, उससे निपटने के लिए क्या आपका प्लान? पहली बात यह है कि कल मेरी उससे सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई, ठीक है, और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को अपना एक कंस्ट्रक्टिव पार्टनर समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव पार्टनर, और हम पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड अफगानिस्तान हमारे बायलैटरल इश्यूज भी हैं, हम बायलैटरल इश्यूज में भी पेशरफ्त करना चाहेंगे। मैंने इनको बावर कराया कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, हमारी अमेरिका बहुत बड़ी मंडी है, हम बहुत से अपनी वन ऑफ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। अमेरिका एक बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है पाकिस्तान में। हम चाहेंगे कि हम अपनी जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है अमेरिका के साथ उसको और मजबूत करें, और हमने एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए हैं कि किन किन एरियाज़ में हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमेरिका के साथ बढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से, और उनका हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, आज अमेरिका और पाकिस्तान एक ही सफ़े पर एक ही ऑब्जेक्टिव लेके खड़े हैं, और वो क्या है? अफ़गानिस्तान का अमन, अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं गुफ्तो शुनीद से मसले को हल किया जाए और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश किया जाए। पाकिस्तान एग्जैक्टली यही कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा था, इमरान खान कह रहे थे कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आज अमेरिका उस बात पे मुत्तफिक हो चुका है। इंशाअल्लाह अनकरीब एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनको सदर बाइडन ने दो शख्सियात को डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए और पॉलिटिकल हल के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, एक हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन जिनसे मेरी कल बात हुई है, और दूसरे हैं एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद जिनसे इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी उज़्बेकिस्तान में मुलाकात होगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। शाह साहब ये फरमाएं कि SCO की आपने बात की, SCO की आपने बात की, लीडिंग रोल है चीन का। तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम चीन को अफगानिस्तान में रिहेबिलिटेशन और एक तो इस हवाले से आपके पास कोई तफसीलात या ये मुलाकातें जो उनके दरमियान तो वो फरमाएँ, और दूसरा ये फरमाएँ कि अगर हालात जिस तरह के वहाँ बिगड़ रहे हैं, पहले भी पाकिस्तान देखते हुए, तो अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग की हुई है, अफगान मुजाहिदीन को एंट्री, मैं समझ गया सवाल। पहली बात तो ये है कि हमने बॉर्डर फेंसिंग क्यों की है। हमने बॉर्डर फेंसिंग इसलिए की है कि जो इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी उनको चेक किया जाए। दुनिया जहान में जो बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं वो पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है। आपने कहीं जाना है, आप वीज़े के बगैर नहीं जा सकेंगे, आप पासपोर्ट के बगैर नहीं जा सकेंगे। दुनिया आपसे पासपोर्ट मांगेगी, आपसे वीज़ा मांगेगी। तो हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो लोग आते हैं जाते हैं वो किसी बाकायदा, इसको बंद कर दे बेटा, बाकायदा किसी रेगुलेटेड तरीके से आए और लीगल रास्तों से आए। तो उससे हम चाहते हैं, उससे बॉर्डर मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी, नंबर एक। नंबर दो, हम समझते हैं कि 30 लाख
से ज़्यादा हम अफगानों की खिदमत कर रहे हैं, महाजरीन की। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हम अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए उनकी खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में अस्करी और सिविलियन क़यादत के इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान हर हाल में अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है और अफ़गान अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। लिए जाएंगे आपको मुल्तान, जहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें बैठे, देखिए अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल का फैसला किसने करना है? आपने, मैंने नहीं करना। हम दुआ गो हो सकते हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का फैसला अफगानों ने करना है। हम कहते हैं कि आप बैठिए, बैठ के अपने मुस्तकबिल के बारे में किस किस्म का मुल्क चाहते हैं, किस किस्म का आइन चाहते हैं, किस किस्म की मनसूबाबंदी आपको करनी है, अमन के लिए क्या मुश्किलात हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, आप फैसला करें। हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। और वो सुन लीजिए ना, और उसकी जो कोशिश है वो जारी है, दोहा में भी जारी है, और इंशाल्लाह हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। ठीक। और दूसरा आपसे गुजारिश, मैं समझ गया ना, आइंदा ना कर रहा, चले ठीक है, उससे आपको नुकसान हुआ जी। तहरीक इंसाफ में अल्लाह के फजल करम से जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है। हम बहुत मुतमईन हैं, हमें जो कैंपेन का फीडबैक मिल रहा है बहुत मुतमईन है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इंशाअल्लाह प्लान कर रहे हैं जलसे करने का। इंशाअल्लाह उनके जलसे देखेंगे अनकरीब। आपने दीगर भी जलसे देखे हैं, आप इमरान खान के भी जलसे देखेंगे, आने वाले हैं अगले दिनों में। इंतखाबी मुहिम से पहले इंशाअल्लाह 3 तारीखी जलसों का हम फैसला कर चुके हैं, जिसमें खान साहब जाएंगे, दीगर साजाद जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं भी उनके हमरा होऊंगा, और हम जाकर कश्मीरियों से रुजू भी करेंगे, आज़ाद कश्मीरियों से, और वहाँ आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर तहरीक इंसाफ ने मसले कश्मीर के लिए जो रोल प्ले किया है उसके बारे में हम अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। हमारे ज़हन में क्या खाका है हम वो भी पेश करेंगे। और एक मैं अर्ज़ करना चाहूँ, क्योंकि आपने सवाल ही कर लिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस वक्त बिलावल जरदारी जो गैर जिम्मेदाराना बच्चागाना गुफ्तगू कर रही हैं, वो उनको सजती नहीं है। तनकीद करे, वोट मांगे, आपका हक है। आप एक पार्टी के सरबराह हैं, अपनी कैंपेन करना, अपने कैंडिडेट को जितवाना आपका हक है। उस हक मेरी आप बात मुकम्मल तो होने देना यार, सवाल आपने किया, जवाब मैं दे रहा हूं ना, तो वो करें, हमें कोई इतराज नहीं। वो तहरीक इंसाफ पे नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, करें, लेकिन बच्चागाना जब गुफ्तगू करते हैं ना कि जी कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे, कश्मीर का सौदा कौन कर रहा है? कश्मीर का सौदा इंशाअल्लाह हम करने वाले नहीं हैं। हम कश्मीरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। आप अपने गिरबान में झांक के देखें, आप और आपके बाबा, कभी कश्मीर का जिक्र किया आपने? आपके मुंह से तो गुलबोशन यादेव का लफ्ज नहीं निकलता। आपका तो डगमगा जाते हैं, और फिर जिम्मेदारियां को उसको जी NRO दिया जा रहा है। खुदा के लिए अकल के नाखून लो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला है, उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर हम अमल पैरा हो रहे हैं और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जी। और हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोबारा वहां घसीटे हेग में। और आप कह रहे हैं कि जनाब आप उसकी वकालत कर रहे हैं, ना समझें। मुझे यकीन है वक्त के साथ साथ पुख्तगी भी आ जाएगी, और वक्त के साथ साथ जब उनको तजर्बा होगा और इन इश्यूज का इल्म होगा, अब पढ़ी पढ़ाई उनको पर्चियां दे देते हैं, लिखी लिखाई दे देते हैं, बच्चा है मेरा वो पढ़ देता है जी ना। मतलब है कहने का मतलब है तोते की तरह चीज को पेश कर देना काफी नहीं है। ज़हन चाहिए, अपना माइंड अप्लाई करें, जरूर अपना इलेक्शन कैंपेन करें, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंदुस्तान की जबान ना बोले, अपना कश्मीर का इलेक्शन जरूर लड़ें। इसी तरह मरियम बीबी गई, अजीब गुफ्तगू मैं सुन रहा हूं उनकी। अगेन
घबराहट है, बौखलाहट है और हैरान है कि कश्मीर का इलेक्शन चुराया ना जाए। भाई हुकूमत कश्मीर में किसकी है इस वक्त? इस वक्त हुकूमत कश्मीर में किसकी है? नून लीग की है। इस कश्मीर का इलेक्शन किसकी सरबराही में हो रहा है? नून लीग के वजीर आजम में हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपका अपना वजीर आजम और आपकी अपनी हुकूमत कश्मीर के इलेक्शन का सौदा कर रही है तो फिर इसका जायजा आप खुद लीजिए। हुकूमत तो केयर टेकर, यहां तो केयर टेकर सेटअप है ना, कश्मीर में तो ऐसा सेटअप ही नहीं है। नून की हुकूमत थी, अपना टर्म मुकम्मल किया और केयर टेकर की निगरानी भी वही कर रहे हैं। इलेक्शन उनके नीचे हो रहा है, वजीर वो, प्राइम मिनिस्टर वो, हुकूमत उनकी, और इलेक्शन चुराते हुए उन्हें हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूं कि सियासी नापुख्तगी का अमली नमूना है। सियासतदानों में अदम तशद्दुद किसका? कौन सा दौरा? कहाँ? शौक से जाए, शौक से। एक सेकंड मैं जवाब दे दूं भाई, एक सेकंड। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। रोजाना की बुनियाद पर जब बॉर्डर खुला होता है, आजकल तो बंद है ना, कोविड की वजह से बॉर्डर बंद किया हुआ है, जब बॉर्डर खुला होता है तो मेरे भाई 20 से 25 हजार क्रॉसिंग्स होती हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि वो रेगुलेटेड हों, किसी ज़ाब्ते के तहत हों। जी, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, आपने सुना नहीं। मैंने आपको जवाब दिया है किबला कि हमारी पहली कोशिश ये है कि उनको अफगानिस्तान में ही समोया जाए और वो वहीं रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नया इन्फ्लक्स आए और उस इन्फ्लक्स के जरिए कुछ ऐसे अनासिर भी आ जाए जो पाकिस्तान के अंदर तखरीब काराना कार्रवाई में हिस्सेदार बन जाएं। हमने बड़ी कीमत अदा की है, 70,000 जानें दी हैं और हमारी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सिपाह ने, हमारी पुलिस ने, हमारे शहरियों ने। हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, हमारे बसों के अड्डों को निशाना बनाया गया, ठीक है ना। अभी आपने देखा जौहर टाउन में क्या हुआ, कौन था? वही स्पॉयलर्स है ना जो चाहते हैं कि अमन ना हो, कि वो करते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि उस इन्फ्लक्स की आड़ में इंसर्जेंट्स या अनफ्रेंडली एलिमेंट्स जो हैं वो घुस आएं। लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम सिचुएशन जब सामने आती है उसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे, और तभी हमने सब जमातों को एतमाद में भी लिया है और उनके साथ मशावरत कर रहे हैं ताकि जो भी फैसला करें उस पर सबकी मशावरत हो। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और महंगाई के मुख्तलिफ फैक्टर्स को हम देख रहे हैं। और हमने महंगाई का जब हम तज़किरा करते हैं तो हमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के गिरदोनवा भी देखना है कि इंटरनेशनल फूड प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, ठीक है, और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इस सब को सामने रखते हुए हमारी अव्वलीन तरजीह है कि इसको कर्टेल किया जाए, इसको मैनेज किया जाए, इंशाल्लाह करेंगे। जब आपने कौम के मुंतखब नुमाइंदों में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, ना सीनियर सियासतदान का कोई ख्याल है, ना जूनियर ज़ातियात पर हमले किए जा रहे हैं, इसका कौम पर क्या असर पड़ेगा सर? सियासतदान मुंतखब नुमाइंदे तो कौम के रहनुमा हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टॉलरेंस लेवल गिरा है, नहीं गिरना चाहिए। सियासत में दो नुक्ता नज़र होते हैं, कोई पॉइंट्स आपके हक में होते हैं, कोई आपके हक में नहीं होते। हम यही कहते आए हैं अपोजिशन को, असेंबली में आए, अपना नुक्ता नज़र पेश करें, तनकीद करनी है खुशी से करें, लेकिन ये यकतरफा बात नहीं हो सकती कि आप अपनी बात करें और बात करके वॉकआउट करके चले जाए। आपने बात की तो बात का फिर जवाब भी तो ले। मैंने उस दिन हुआ क्या
बिलावल ने खड़े होकर बात की, जनाब पार्लिमानी रिवायात की बात की बिलावल ने। तो मैंने कहा बिलावल आप बात करके बाहर चले गए, बेटा वापस आओ, जवाब भी तो लो। सुनने की आपने तनकीद की है, मैंने सुनी है, कोई रुकावट नहीं डाली, कोई जुमला नहीं कहा, लेकिन उसका जवाब भी तो सुनो ना। खैर उसने मेहरबानी की, वो आ गया। फिर मैंने बताया, आपने पार्लिमानी रिवायत का हवाला दिया, तो मैंने कहा कि आपने कहा पार्लिमानी रिवायत, मुझे ये बताएं बिलावल कि सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को बजट की तकरीर नहीं करने दी, डिबेट ओपन नहीं करने दी गई, क्या ये पार्लिमानी रिवायत का पास कर रहे हैं आप? सिंध में आपके वजीर खजाना ने बजट की तकरीर को बजट के डिबेट के बाद वाइंडिंग अप स्पीच नहीं की, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत को जन्म दे रहे हैं आप? आपके सिंध में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप है, आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक वो ऑपोजिशन को जानी है, आपने सिंध में नहीं दी, ये कौन सी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? सिंध में आप ने मेंबरान पार्लियामेंट को, असेंबली को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया। यहां आप लिए बैठे हैं, यहां चेयरमैनशिप भी लिए बैठे हैं या मेंबरशिप भी लिए बैठे हैं, ये कौन सी रिवायत है? तो आईना दिखाते हो, देखते क्यों नहीं हो? अपने गिरबान में भी झांको। तो पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं तो तस्वीर के दो रुख हैं। आपने एक रुख पेश किया, हमने सुना, हमारा रुख जो है जब मैंने पेश किया तो बात कुछ थोड़ी सी चुभन हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अर्ज करता चलूं, सिंध में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैंने कल वजीर आजम को यह गुजारिश की है, थरपारकर में हिंदू कम्युनिटी के एक बड़े बाइज्जत शख्स जिसने आजाद इलेक्शन लड़ा और 14-15 हजार वोट लिए, राय लजपत भील, उसका गुनाह क्या है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। उनकी कम्युनिटी के एक बंदे को, भील कौम के बंदे को मारा गया, मर्डर किया गया, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उनका नुक्ता नजर नहीं सुना जा रहा। और उस पर उन्होंने जब एक पुरअमन एहतजाज किया, हिंदू कबाइल ने, वो भील कम्युनिटी जो हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रही है, मिट्टी के एसपी जिनका वो न्याजी साहब है, मियां वाली से उनका ताल्लुक है, उसने कानून शिकनी की। मैं बरमला कह रहा हूं, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो उस एसपी को कटहरे में खड़ा किया जाए। उन्होंने उस मुंतखब तो नहीं, एक बाइज्जत हिंदू कबाइल के एक बहुत इज्जतदार आदमी को थाने बुलाया, उस पर तशद्दुद किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, नाजेबा हरकतें की गई। और ये कौन सी इंसानी हकूक की बात करती हैं? अगर बिलावल भुट्टो आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं तो आपको मैं वीडियोस वो वीडियोस मंगाएं और देखें कि आपके सिंध में आपका मिट्टी का, आपका थरपारकर का एसपी, पता नहीं हसन न्याजी या क्या नाम है उसका, वो क्या कर रहा है? इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश क्यों हैं? एक हिंदू के साथ, एक माइनॉरिटी के साथ जिसके हकूक की हम बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का आइन बराबरी के हकूक देता है, उसके साथ ये ज्यादती हुई है और आप उससे वोट भी लेते रहे हैं। आज भी एमएलए आपके वहां, एमपी आपके हैं वहां, और आप खामोश बैठे हैं और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम आपको वीडियोस पेश करने के तैयार हैं। क्या आप उसके एसपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? अगर आप एसपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते जिसने नाजेबा हरकत की है, तो फिर मैं मुतालबा कर रहा हूं, बिलावल तुम्हें चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी का कोई हक नहीं पहुंचता, मुस्तफी हो जाओ, मुस्तफी हो जाओ। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हो, इस्तीफा दो और कहो कि मैं इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ये डबल स्टैंडर्ड्स, एक तरफ आप कुछ कहते हैं और हमसे कुछ तवक्को करती हैं, और आपकी निगरानी में ये हो रहा है। चीफ मिनिस्टर आपका, हुकूमत आपकी, 12 साल से आप बैठे हुए हैं, वो वोटर आपके, और आप ये आपके नाक के नीचे ये तमाशा हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं, ये हमें कबूल नहीं है। थैंक यू जी। खातून साहब, एक आखिरी बात यह है कि आप
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए कोशियां हैं। मसले के सियासी हल के लिए तमाम अफगान धड़ों पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्तान कॉरपोरेशन की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए जल्द ही आला सतह का इजलास बुलाया जा रहा है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।